इडुवर्स में आपका स्वागत है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ये दस्तावेज अपने आप में एक अजूबा था। कहते हैं ब्रिटिश संसद का बनाया हुआ अब तक का सबसे लंबा कानून। जी। लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी बात थी, इसका जो मुख्य ढांचा था एक अखिल भारतीय संघ का, वो तो कभी बना ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? यही तो इस कानून का सबसे बड़ा विरोधाभास है। देखिए, एक तरफ थे ब्रिटिश भारत के प्रांत और दूसरी तरफ 500 से ज्यादा देसी रियासतें। हाँ। अब संघ बनाने के लिए इन रियासतों का शामिल होना जरूरी था, लेकिन उनके लिए ये उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया था। अच्छा। और ज्यादातर राजा महाराजा अपनी आजादी क्यों छोड़ने लगे? उन्होंने मना कर दिया और ये पूरी योजना बस कागज पर ही रह गई। और यहीं पर पंडित नेहरू की वो मशहूर टिप्पणी याद आती है कि यह एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ब्रेक तो बहुत हैं, लेकिन इंजन ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब यही था कि ढांचा तो बना दिया, पर उसे चलाने की असल ताकत नहीं दी? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्रांतीय स्वायत्तता को ही ले लीजिए। कागज पर यह बहुत बड़ा कदम लग रहा था। प्रांतों में द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, मतलब सारे विभाग अब चुने हुए भारतीय मंत्रियों के हाथ में थे। लेकिन असलियत में गवर्नर के पास अभी भी इतने विशेषाधिकार थे, एक वीटो पावर थी कि वो किसी भी कानून को रोक सकता था या किसी भी मंत्री के फैसले को पलट सकता था। तो ब्रेक तो हर जगह थे, हर जगह। और मजे की बात यह है कि जिस द्वैध शासन को उन्होंने प्रांतों से हटाया, उसे उठा के सीधा केंद्र में लागू कर दिया। ये तो बड़ी अजीब बात हुई है ना? ये नियंत्रण बनाए रखने की एक सोची समझी रणनीति थी। केंद्र में जो सबसे जरूरी विषय थे, जैसे रक्षा, विदेश मामले, इनको आरक्षित श्रेणी में रखकर सीधे वायसराय के हाथ में दे दिया। अच्छा। और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो कम महत्वपूर्ण विषय थे, वो भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित कर दिए। मतलब साफ था कि असली कंट्रोल तो अभी भी अंग्रेजों के ही पास रहेगा। तो फिर ये सवाल उठता है कि जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसकी इतनी आलोचना की, नेहरू ने इसे गुलामी का नया चार्टर कहा, जिन्ना ने पूरी तरह सड़ा हुआ, तो फिर कांग्रेस ने 1937 में चुनाव लड़े ही क्यों? ये व्यावहारिकता और आदर्शवाद के बीच का एक क्लासिक मामला है। एक धड़ा था जो मानता था कि इस व्यवस्था का हिस्सा बनकर हम इसे अंदर से तोड़ सकते हैं। दूसरा धड़ा बाहर रहकर विरोध करना चाहता था। आखिरकार व्यावहारिकता जीती। कांग्रेस ने चुनाव लड़े भी और शानदार जीत हासिल की। इससे उन्हें शासन का एक अनुभव मिला और लोगों में भी एक भरोसा जगा कि कांग्रेस सिर्फ आंदोलन ही नहीं कर सकती, बल्कि सरकार भी चला सकती है। तो मतलब एक ऐसा ढांचा बना जो किसी को पसंद नहीं आया, फिर भी सबने उसमें हिस्सा लिया और सब कुछ एक असहज शांति के साथ चल रहा था। और फिर अचानक 1939 में दुनिया बदल गई, दूसरा विश्व युद्ध। और ब्रिटेन को अचानक भारत की याद आई। जोरों से याद आई। हाँ, क्योंकि कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस बात पर इस्तीफा दे दिया कि भारत से बिना पूछे उसे जंग में क्यों झोंक दिया गया। तो एक राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। ब्रिटेन पर लड़ाई का दबाव था और उन्हें भारतीयों का साथ चाहिए था। इसी मजबूरी में अगस्त 1940 में वायसरॉय लिनलिथ को एक प्रस्ताव लेकर आए, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। और इसमें पहली बार डोमिनियन स्टेटस की बात साफ तौर पर की गई थी। युद्ध के बाद संविधान सभा बनाने का भी वादा था। सुनने में तो ये पहले से बेहतर लगता है, लेकिन इसमें एक छोटा सा क्लॉज था जिसने सारा खेल बिगाड़ दिया। वो छोटा सा क्लॉज दरअसल एक बहुत बड़ा हथियार था। उसमें कहा गया कि सत्ता का कोई भी हस्तांतरण ऐसा नहीं होगा जिसे भारत का कोई बड़ा और ताकतवर अल्पसंख्यक वर्ग मंजूर न करे। और इशारा साफ तौर पर मुस्लिम लीग की तरफ था। बिल्कुल। इसने लीग को किसी भी संवैधानिक प्रगति पर एक तरह की वीटो पावर दे दी। तो क्या ये कहना सही होगा कि ये वो पल था जब अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर मुस्लिम लीग को भारत के भविष्य की एक चाबी सौंप दी? एक तरह से हाँ। कांग्रेस ने तो इसे फौरन खारिज कर दिया। नेहरू ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस का विचार अब दरवाजे में लगी जंग खाई कील जैसा है। मतलब अब बात इससे बहुत आगे निकल चुकी थी। हाँ, अब सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहिए था। और मुस्लिम लीग वीटो पावर से खुश तो थी, लेकिन उसने भी प्रस्ताव को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। अच्छा। और इसी के जवाब में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। ये एक दिलचस्प कदम था। बड़े पैमाने पर आंदोलन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि गांधी जी दुविधा में थे। वो ब्रिटेन की मजबूरी का फायदा उठाकर एक बड़ा आंदोलन नहीं करना चाहते थे जिससे युद्ध में बाधा पहुंचे, लेकिन वो चुप भी नहीं रह सकते थे। इसलिए उन्होंने एक प्रतीकात्मक विरोध का रास्ता चुना। एक एक करके लोग सत्याग्रह करेंगे और गिरफ्तारी देंगे,
पहले सत्याग्रही विनोबा भावे बने, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन 1942 आते आते ब्रिटेन की हालत और पतली हो गई। जापानी फौजें सिंगापुर और बर्मा को रौंदते हुए भारत के दरवाजे पर थीं और अमेरिका और चीन का दबाव भी बढ़ रहा था। हाँ, तब चर्चिल, जो भारत को कोई भी रियायत देने के सख्त खिलाफ थे, उन्हें भी मजबूरन सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजना पड़ा। क्रिप्स को तो भारत का दोस्त माना जाता था ना, नेहरू के भी मित्र थे जी, इसीलिए उम्मीदें ज्यादा थीं और उनके प्रस्ताव ऑगस्ट प्रस्ताव से काफी बेहतर भी थे। उन्होंने डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ भारत को कॉमनवेल्थ से अलग होने का अधिकार भी दिया। तो फिर ये मिशन बुरी तरह फेल क्यों हो गया? जब प्रस्ताव बेहतर थे, भरोसा भी था, फिर गड़बड़ कहाँ हुई? भरोसा तो खत्म हो ही चुका था, लेकिन प्रस्ताव में एक ऐसी बात थी जिसे कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसमें एक प्रावधान था कि कोई भी प्रांत अगर चाहे तो नए संविधान को न माने और अपनी अलग स्वतंत्र हैसियत बना ले। ओहो, ये तो सीधे सीधे पाकिस्तान बनाने का एक छिपा हुआ रास्ता था। बिल्कुल, कांग्रेस ने इसे भारत को तोड़ने की साजिश के तौर पर देखा। और यहीं पर गांधी जी की वो ऐतिहासिक टिप्पणी आई, एक दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। हाँ, और ये टिप्पणी बहुत गहरी है। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं था कि वादा भविष्य का है, इसका मतलब था कि आप हमें एक ऐसा चेक दे रहे हैं जो भविष्य की तारीख का है और हमें ये भी नहीं पता कि तब तक आपका बैंक यानी ब्रिटिश साम्राज्य खुद बचेगा भी या नहीं। वाह, से तो ब्रिटेन की घटती विश्व शक्ति पर एक सीधा तंज था। बिल्कुल। तो क्रिप्स भी खाली हाथ लौट गए। एक और वादा, एक और विफलता। ऐसे में भारतीय नेताओं, खासकर गांधी जी के सब्र का बांध टूट रहा था। बिल्कुल, क्रिप्स मिशन की विफलता सिर्फ एक और नाकामयाब बातचीत नहीं थी, इसने कांग्रेस के नरमपंथी धड़े को भी ये यकीन दिला दिया कि अब बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है, कि अब सिर्फ जनदबाव ही एकमात्र रास्ता बचा है। हाँ, और यहीं से करो या मरो के विचार का जन्म हुआ। 8 अगस्त 1942, बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। ये उस गांधी से बहुत अलग था जिसे लोग जानते थे। हाँ, उन्होंने साफ कहा, हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में जान दे देंगे। लेकिन अंग्रेज भी पूरी तैयारी में थे। उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया। इसका क्या मतलब था? मतलब जैसे ही 8 अगस्त की रात को प्रस्ताव पास हुआ, सुबह होने से पहले ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी सोच थी कि नेतृत्व को ही खत्म कर दो तो आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। हाँ, नेतृत्व के गिरफ्तार होने से ये आंदोलन जनता के हाथ में आ गया। ये एक जन विद्रोह बन गया जो ज्यादा उग्र और हिंसक भी था। लोगों ने सरकारी इमारतों, रेलवे लाइनों को निशाना बनाया। जी, ये संदेश देने के लिए कि अब ब्रिटिश राज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी दौरान समानांतर सरकारों का भी गठन हुआ। ये तो सीधे सीधे ब्रिटिश सत्ता को चुनौती थी। ये इस आंदोलन की सबसे खास बात थी। बलिया में चित्तू पांडे, बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार और सबसे मजबूत महाराष्ट्र के सतारा की प्रति सरकार, जो 1945 तक चली। अरे वाह! इन लोगों ने सिर्फ अंग्रेजों को भगाया नहीं, बल्कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था, अपने न्यायालय तक बना लिए। मतलब जमीनी स्तर पर ब्रिटिश हुकूमत का डर खत्म हो चुका था। बिल्कुल। और जब आम लोग सड़कों पर थे, तब जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली जैसे नेता वो भूमिगत होकर आंदोलन चला रहे थे। उषा मेहता का खुफिया कांग्रेस रेडियो भी था। हाँ, ये आंदोलन का दूसरा चेहरा था। ये नेता छिपकर लोगों को निर्देश देते थे, उनका हौसला बढ़ाते थे। अंग्रेजों ने आखिरकार आंदोलन को क्रूरता से कुचल दिया, लेकिन इसकी कीमत उन्हें ये समझकर चुकानी पड़ी कि अब भारत पर राज करना मुमकिन नहीं है। और जब देश के अंदर ये सब चल रहा था, एक पूरी तरह से अलग लड़ाई देश के बाहर लड़ी जा रही थी, और उसके नायक थे सुभाष चंद्र बोस। उनकी कहानी तो किसी जासूसी फिल्म जैसी लगती है। इसमें कोई शक नहीं। जरा सोचिए, आप कलकत्ता में अपने घर में नजरबंद है, बाहर अंग्रेज पुलिस का पहरा है, और आप एक पठान का भेष धरकर वहां से निकलते हैं, काबुल, मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंच जाते हैं। ये उस दौर के जुनून की अविश्वसनीय मिसाल है। और वहां जाकर उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी आईएनए को एक नई शक्ल दी। हालांकि जैसा हमारे स्रोत बताते हैं, आईएनए का विचार मूल रूप से उनका नहीं था। नहीं, इसका पहला विचार कैप्टन मोहन सिंह का था, जो मलाया में जापानियों द्वारा पकड़ लिए गए थे। उन्होंने भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर एक फौज बनाई थी। रासबिहारी बोस जैसे पुराने क्रांतिकारियों ने भी इसमें
अहम भूमिका निभाई। लेकिन जब 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने इस फौज में एक नई जान फूंक दी। बिल्कुल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों ने सैनिकों में एक नया जोश भर दिया। उन्होंने सिर्फ फौज नहीं बनाई बल्कि सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का भी गठन किया। जी, जिसे 9 देशों ने मान्यता भी दी। और उस फौज की संरचना देखिए, गांधी, नेहरू और आजाद के नाम पर ब्रिगेड थी। और महिलाओं के लिए कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में रानी झांसी रेजिमेंट। ये उस समय के लिए क्रांतिकारी सोच थी। बहुत ज्यादा। आईएनए का सैन्य प्रभाव भले ही सीमित रहा हो, लेकिन उसका असली असर तो युद्ध के बाद दिखा, है ना? जब दिल्ली के लाल किले में उनके अफसरों पर मुकदमा चलाया गया, वही इस कहानी का क्लाइमैक्स था। प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खां, एक हिंदू, एक सिख और एक मुसलमान। हाँ। जब इन तीनों पर देशद्रोह का मुकदमा चला तो पूरा देश इनके पीछे खड़ा हो गया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सबने अपने मतभेद भुला दिए। जनता का दबाव इतना जबरदस्त था कि सजा सुनाने के बाद भी वाइसरॉय को उन्हें रिहा करना पड़ा। और इस एक घटना ने ब्रिटिश भारतीय सेना की वफादारी की नींव हिला दी। हाँ, जो ब्रिटिश राज का सबसे मजबूत स्तंभ था। तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, 1945। यूरोप में युद्ध खत्म हो चुका है, ब्रिटेन जीत तो गया लेकिन पूरी तरह से थक चुका था। और भारत में नए वायसराय लॉर्ड वेविल एक नई योजना के साथ आते हैं। इसका मकसद भारत में बने हुए राजनीतिक गतिरोध को तोड़ना था और एक अस्थायी सरकार बनाना था ताकि सत्ता के हस्तांतरण पर आगे बात हो सके। योजना सीधी साधी थी। वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद में वाइसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर बाकी सभी सदस्य भारतीय होंगे। और इसी में एक शर्त थी कि परिषद में सवर्ण हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। सतह पर तो ये एक ठीक-ठाक समझौता लगता है। तो जून 1945 के शिमला सम्मेलन में गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ एक ही जिद पर हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये शर्त रख दी कि परिषद में जितने भी मुस्लिम सदस्य होंगे उन सभी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग ही नामांकित करेगी, कोई और नहीं। और ये कांग्रेस के लिए मानना नामुमकिन था। ये तो उनके पूरे अस्तित्व पर ही सवाल उठा देता। बिल्कुल, कांग्रेस हमेशा से खुद को एक सेक्युलर पार्टी मानती आई थी। उस वक्त तो कांग्रेस के अध्यक्ष खुद मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, जो एक मुस्लिम थे। सही बात है। तो जिन्ना की शर्त मानने का मतलब होता ये मान लेना कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है और भारत के सारे मुसलमानों के एकमात्र प्रतिनिधि जिन्ना और उनकी लीग हैं। कांग्रेस ये कैसे मान सकती थी? नहीं मान सकती थी। तो वेविल के पास क्या विकल्प थे? क्या वो जिन्ना की जिद को नजरअंदाज करके आगे बढ़ सकते थे? शायद बढ़ सकते थे, लेकिन वो राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने जिन्ना के आगे घुटने टेक दिए और सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। और इस एक फैसले ने जिन्ना और मुस्लिम लीग को वो ताकत दे दी जो उनके पास पहले कभी नहीं थी। हाँ, अब ये साफ हो गया कि उनकी मर्जी के बिना भारत में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता और यहीं से पाकिस्तान का रास्ता लगभग तय हो गया। 1946 का शाही नौसेना विद्रोह, इसे अक्सर ब्रिटिश राज की ताबूत में अंतिम कील कहा जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था इसमें? ये एक बेहतरीन सवाल है। देखिए, इसे अंतिम कील इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अंग्रेजों के उनके आत्मविश्वास की नींव हिला दी। वो भारत पर राज, पुलिस या प्रशासन के दम पर उतना नहीं करते थे जितना भारतीय सैनिकों वाली सेना के दम पर करते थे। सही। और जब सेना ही बागी हो गई, और वो भी नौसेना जो दुनिया भर में उनके साम्राज्य की एक तरह से लाइफलाइन थी, तो उन्हें ये साफ समझ आ गया कि अब खेल खत्म हो गया है। और इस विद्रोह की जो वजह थी वो भी बड़ी दिलचस्प थी। मतलब ये सिर्फ आजादी का जज्बा तो नहीं था ना? बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें रोजमर्रा की जिंदगी में थी। एक तरफ तो था नस्लीय भेदभाव। अच्छा। अंग्रेज अधिकारी भारतीय नाविकों से बहुत बुरा बर्ताव करते थे। फिर उन्हें बहुत ही खराब खाना दिया जाता था और वेतन में भी भारी असमानता थी। लेकिन इस पूरे बारूद में चिंगारी का काम किया आजाद हिंद फौज के मुकदमों ने। हाँ, सुभाष चंद्र बोस की सेना। जी, जब नाविकों ने सुना कि बोस के सैनिक देश के लिए लड़े, तो उनके अंदर भी वो राष्ट्रवाद की आग भड़क उठी। तो ये असंतोष का एक विस्फोटक मिश्रण था। और ये विद्रोह फैला भी बहुत तेजी से। मुंबई के HMIS तलवार जहाज से शुरू हुआ और फिर कराची, मद्रास, कलकत्ता तक पहुंच गया। हाँ, लगभग 78 शिप्स और कोई 20,000 नाविक इसमें शामिल हो गए थे। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, बल्कि कहूँ तो अविश्वसनीय चीज होती है। विद्रोहियों ने जहाजों से ब्रिटिश झंडा उतारकर कांग्रेस,
मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी तीनों के झंडे एक साथ फहरा दिए। बिल्कुल, ये उस दौर में सांप्रदायिक एकता की एक अद्भुत, एक बहुत बड़ी मिसाल थी। ये दिखाती है कि जमीनी स्तर पर लोग एक थे। सही बात है। और जब सरदार पटेल और जिन्ना के कहने पर उन्होंने आत्मसमर्पण किया, तो उनका जो बयान था वो ऐतिहासिक था। उन्होंने कहा, हम भारत के सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं। लेकिन इसने अंग्रेजों को एक साफ संदेश दे दिया था कि अब वो सेना के दम पर भारत पर राज नहीं कर सकते। वही सेना जिसके बल पर उन्होंने पूरा साम्राज्य खड़ा किया था। तो इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों को ये तो समझ आ गया कि अब और देर नहीं की जा सकती। बिल्कुल। और इसीलिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने अपने 3 वरिष्ठ मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। सही पकड़ा। ये अंग्रेजों की तरफ से भारत को एक रखने की, आप कह सकती हैं, आखिरी गंभीर कोशिश थी। लेकिन उनका जो प्लान था वो काफी उलझा हुआ था। हाँ, बहुत पेचीदा था। उन्होंने पाकिस्तान की सीधी मांग को तो खारिज कर दिया। ये साफ कह दिया कि हम देश नहीं बांटेंगे। अच्छा। लेकिन एक विकल्प पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रांतों को 3 ग्रुप्स में बांट देते हैं। 3 ग्रुप्स? हाँ, ग्रुप क में हिंदू बहुल प्रांत और ग्रुप ख और ग में मुस्लिम बहुल प्रांत, जैसे पंजाब और बंगाल। तो एक तरह से अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यही बंटवारे का बीज था। बिल्कुल। मुस्लिम लीग को इन ग्रुप ख और ग में एक छोटे पाकिस्तान की एक झलक दिखाई दी। और इस प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया भी उतनी ही उलझी हुई थी। बहुत ज्यादा। कांग्रेस ने इस ग्रुपिंग का विरोध किया। उन्हें एक मजबूत केंद्र चाहिए था। लेकिन वो संविधान सभा में शामिल होने को तैयार हो गए। हाँ, और मुस्लिम लीग पहले तो मान गई। उन्हें लगा कि चलो कुछ तो मिला। लेकिन फिर नेहरू के एक बयान ने, जैसा कहते हैं, आग में घी का काम किया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। नेहरू ने कह दिया कि संविधान सभा अपने नियम खुद बना सकती है। वो किसी भी समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और जिन्ना ने ये सुनते ही अपनी स्वीकृति वापस ले ली तुरंत। और इसी के बाद एक बहुत ही दुखद मोड़ आता है। अपनी मांग मनवाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन डे, हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया। और इसके कारण कलकत्ता में भयानक, बहुत ही भयानक सांप्रदायिक दंगे हुए। ये दिखाता है कि आपसी अविश्वास कितना ज्यादा गहरा हो चुका था। बिल्कुल। एक तरफ कलकत्ता जल रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिशें चल रही थी। जी। सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी। लेकिन मुस्लिम लीग शुरू में इसे बाहर रही। हाँ, वो शामिल नहीं हुए। फिर वायसराय वेविल के बहुत मनाने पर लीग बाद में सरकार में शामिल तो हो गई। पर उनकी सोच अलग थी। उनकी सोच ये थी कि व्यवस्था के बाहर रहने से बेहतर है कि अंदर रहकर बाधा डाली जाए, सरकार को फेल किया जाए। और इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्रालय को अपना हथियार बनाया। सही। लीग के लियाकत अली खान को वित्त मंत्री बनाया गया और उन्होंने कांग्रेस के लगभग हर प्रस्ताव में अड़ंगा लगाया। सरकार पूरी तरह से बंट चुकी थी। कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? देश में दंगे बढ़ रहे थे, सरकार ठप थी। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा की। ये घोषणा एक तरह से एक अल्टीमेटम थी। उन्होंने 2 बड़ी बातें कहीं। पहली तो तारीख। हाँ, पहली, अंग्रेज 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। एक डेडलाइन तय कर दी गई। और दूसरी बात जो शायद इससे भी ज्यादा अहम थी, दूसरी बात ने विभाजन को लगभग तय कर दिया। एटली ने कहा कि अगर तब तक भारतीय नेता किसी एक संविधान पर सहमत नहीं हुए तो अंग्रेज सत्ता केंद्र को या फिर अलग अलग प्रांतों को सौंपने का फैसला खुद करेंगे। ये तो विभाजन का एक और स्पष्ट संकेत था। बिल्कुल। और इसी काम को अंजाम देने के लिए लॉर्ड वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबैटन को भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबैटन भारत आए और उन्होंने बहुत जल्दी ये भांप लिया कि भारत को एकजुट रखना अब असंभव है। हाँ, माउंटबैटन बहुत तेज और करिश्माई व्यक्ति थे। उन्होंने आते ही सभी बड़े नेताओं से मिलना शुरू किया और कुछ ही हफ्तों में वो इस नतीजे पर पहुंच गए कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प बचा है। उन्होंने कहा कि एक कड़वी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना ही होगा। और फिर उन्होंने 3 जून 1947 को अपनी योजना पेश की, जिसे माउंटबैटन योजना या 3 जून प्लान कहा जाता है। और इसके मुख्य बिंदु बिल्कुल साफ थे, कोई लाग लपेट नहीं। कोई लाग लपेट नहीं। पहला, भारत का भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजन होगा। दूसरा,
पंजाब और बंगाल का भी बंटवारा होगा। हाँ, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह होगा कि वे किसके साथ जाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, सत्ता हस्तांतरण की तारीख, उसे 30 जून 1948 से घटाकर सीधे 15 अगस्त 1947 कर दिया गया। इतनी जल्दबाजी क्यों? माउंटबैटन का तर्क था कि देरी करने से देश में गृह युद्ध जैसे हालात और बिगड़ेंगे। एक तेज सर्जरी, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक हो, एक लंबे सड़ते हुए घाव से बेहतर है। और देश में चल रहे दंगों को रोकने के लिए कांग्रेस ने भी भारी मन से ही सही विभाजन को स्वीकार कर लिया। हाँ, उनके पास भी कोई और चारा नहीं बचा था। और इस योजना को कानूनी रूप देने के लिए ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बहुत तेजी से पारित किया। रिकॉर्ड तेजी से 4 जुलाई को बिल पेश हुआ और सिर्फ 14 दिन में 18 जुलाई को उसे शाही मंजूरी मिल गई। इस कानून ने भारत और पाकिस्तान को जन्म दिया। जी, और इसके तहत भारत का सम्राट की उपाधि समाप्त कर दी गई और वॉइसराय का पद भी खत्म हो गया। इस कानून में देसी रियासतों के बारे में एक बहुत ही पेचीदा बात थी। बिल्कुल, कानून ने ये कहा कि 560 से ज्यादा जो देशी रियासतें हैं, उन पर से ब्रिटेन की सर्वोच्चता समाप्त हो गई। इसका मतलब वो आजाद हो गई? सैद्धांतिक रूप से हाँ, वो भारत या पाकिस्तान में शामिल होने के लिए या फिर स्वतंत्र रहने के लिए आजाद थीं। इसने तो भारत के और टुकड़े होने का एक नया खतरा पैदा कर दिया। बहुत बड़ा खतरा, और इसी से निपटना सरदार पटेल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी। और फिर वो रात आई, 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना प्रसिद्ध भाषण दे रहे थे, नियति से साक्षात्कार। हाँ, वो कह रहे थे, जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। बहुत ही भावुक पल। ये एक ऐसा क्षण था जिसमें सदियों की गुलामी के बाद मिली आजादी की अपार खुशी थी, लेकिन साथ ही बंटवारे का गहरा जख्म और दर्द भी था। बहुत गहरा दर्द। ये सिर्फ एक देश का जन्म नहीं था, बल्कि एक उपमहाद्वीप का एक बहुत ही दर्दनाक विभाजन था। इस पूरी कहानी से एक सवाल मन में रह जाता है। स्वतंत्रता अधिनियम ने देसी रियासतों को कानूनी तौर पर तो आजाद कर दिया था। जरा सोचिए, अगर हैदराबाद, कश्मीर या जूनागढ़ जैसी बड़ी रियासतें अपनी स्वतंत्रता पर अड़ी रहती, तो आज दक्षिण एशिया का नक्शा और इतिहास कितना अलग हो सकता था।